Good morning, student. This video is about class 5, subject EVS Science, term 3, chapter 3, Shadows and Eclipse. This is our lecture number 1. Today we are going to start a new chapter, Shadow and Eclipse, और ये उसका हमारा पहला lecture है. First of all, you have given one warm-up exercise in your book. You have to match the pictures with their name. I have given you pictures on the screen also. You have to tell me, you have to think about the picture and write the correct answers. Okay, first one is, yes, you are correct, beta. First one is sun, S-U-N, sun. Second, yes, correct. Second one is planet, P-L-A-N-E-T, planet. Third is astronomer, astronomer. Third one is astronomer. Fourth one is telescope. Fourth one is telescope. Fifth one is constellation. Constellation means Tara Mandal. Okay, now we are going to start the chapter. First topic is shadows. कि shadows क्या होती हैं, हम shadows के बारे में पढ़ेंगे. As we all know, light travels in a straight line. If an object is placed in the path of light, it stops the rays from passing through it. Thus, a shadow of object is formed behind it. आपको शेडो में क्या बताया गया है कि जैसे हम सबको पता है कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में. अगर उस स्ट्रेट लाइन में जो ट्रैवल कर रही है लाइट, उसकी कोई पाथ मतलब रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो वहां से वो लाइट स्टॉप होकर उसके साइड्स में से पास थ्रू कर जाती है लाइट की रेज. उसकी वजह से क्या होता है, शेडो बनती है, शेडो बन जाती है उसके पीछे की साइड. लाइट तो पास होके चली गई साइड्स में से, जो वो प्रॉपर एक थिंग रखी है लाइट के पाथ पर, उसकी एक शेडो उसके पीछे बन जाएगी. द नेचर एंड साइज ऑफ शेडो डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स. और ये नेचर जो है और साइज है शेडो का, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे. द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ द लाइट. किस पे, सबसे पहले किस पे, कि साइज क्या है ऑब्जेक्ट का और सोर्स क्या है लाइट का. लाइट किस सोर्स से आ रही है हमारे पास, और जो ऑब्जेक्ट रखा गया है पाथ ऑफ लाइट में उसका साइज क्या है और लाइट का सोर्स क्या है. सोर्स मतलब कि क्या जला है, कैंडल जली है कोई पास में, या फिर कोई दूर बल्ब है, या सनलाइट है, क्या सोर्स है. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट. और जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, जो पाथ ऑफ लाइट के बीच में आ रहा है ऑब्जेक्ट, वो और जो लाइट है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. अब हम पढ़ेंगे हाउ आर शेडोज फॉर्म. शेडोज बनती कैसे हैं. You have learned that whenever something comes in the way of light, a shadow is formed. अभी हमने पढ़ा ऊपर कि शेडो बनेगी कैसे. कभी भी कुछ भी लाइट के वे में आया, रास्ते में आया, तो उसकी शेडो बन जाएगी. डू ऑल थिंग्स फॉर्म अ शेडो. क्या सारी चीजें शेडो बनाती हैं, सोचो. नो, नहीं, सारी चीजें शेडोज नहीं बनाती. लेट अस फाइंड इट आउट यूजिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट. चलो हम नीचे जो ऑब्जेक्ट गिवन हैं उनसे ये फाइंड आउट करेंगे.
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। ओपेक मीन्स होता है नछिल, मतलब जिसके आर पार बिल्कुल देखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के आर पार हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट होता है धुंधला, जिसमें से पीछे क्या है थोड़ा थोड़ा नजर आता है, ज्यादा नजर नहीं आता। पारदर्शी, थोड़ा थोड़ा नजर आएगा, धुंधला धुंधला। जैसे कई खिड़कियां होती हैं, ठीक है, ट्रांसलूसेंट होती हैं, जिसमें से ज्यादा नहीं दिखता, थोड़ा थोड़ा दिखता है। जैसे बटर पेपर हो गया, हमारा ग्रीस पेपर हो गया, ट्रेसिंग पेपर हो गया, थोड़ा थोड़ा आपको दिखता रहता है ना। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल जिसमें से साफ दिखाई दे, जैसे कांच का ग्लास, ठीक है, उसमें से हमें साफ दिखाई देता है। पॉलीथीन व्हाइट कलर की होती है, उसमें से साफ दिखाई देता है। ये होते हैं ट्रांसपेरेंट। ओपेक, an object through which light cannot pass is called an opaque object. For example, wall, wood, iron, etc. जैसे मैंने आपको बताया अभी, हमारा ह्यूमन जो बॉडी है वो भी ओपेक ही है। जैसे वॉल है, वॉल से लाइट पास नहीं हो सकती। लकड़ी है, लकड़ी से लाइट पास नहीं हो सकती, ना हम देख सकते हैं। आयरन है, आयरन से भी कुछ भी लाइट पास नहीं हो सकती। जो भी चीजें जिससे हम लाइट पास नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड ओपेक। ट्रांसलूसेंट, an object which allows only a part of the light to pass through it. It's called a translucent object. For example, greased paper, butter paper, etc. जब एक पार्ट ऑफ लाइट, मतलब बिल्कुल अच्छे से नहीं, बट एक पार्ट ऑफ लाइट जो है वो पास ऑन कर सकती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि ग्रीस्ड पेपर, बटर पेपर आता है जिससे आप ट्रेस करते हो। मिरर्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा बाथरूम्स में ऐसे मिरर होते हैं कि अच्छे से दिखता भी नहीं है, और ऐसे पता भी चलता है कि अंदर कोई है। ठीक है, इस तरीके के जो मिरर्स होते हैं उन्हें ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। Now, transparent, an object which allow the entire light to pass through it is called a transparent object. For example, glass, cellophane paper, water, etc. ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे पूरी इंटायर जो लाइट है वो पास थ्रू हो जाए, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लास, सेलोफिन शीट्स जो आती हैं, ठीक है, वाटर, ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं। Since light cannot pass through an opaque object, they form shadow. क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट जो हमने अभी पढ़े हैं उससे लाइट पास हो नहीं कर सकती, इसलिए उससे क्या बनती हैं, शेडो बनती हैं। आर बॉडी ऑल्सो आर ओपेक, हमारी बॉडी भी जो है वो भी ओपेक है। सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अस, जब हमारे ऊपर लाइट पड़ती है, वी फॉर्म शेडोज, हमारी शेडोज बनती हैं। आपने देखा होगा जब आप धूप में चल रहे होते तो आपके साथ साथ आपकी शेडो भी चल रही होती है, या नाइट का टाइम होता है और आप ट्यूबलाइट चलाते हो तो उससे भी आपकी शेडो बनती है। ठीक है, शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो फॉर्म ऑन द साइड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। जब भी ओपेक की शेडो बनती है तो कहाँ बनती है, ऑपोजिट साइड,
जो लाइट की अपोजिट साइड है, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसके अपोजिट बनती है। अगर आपकी बैक साइड से लाइट आ रही है, पीछे की तरफ से लाइट आ रही है, तो आपके आगे शेडो बनेगी। अगर आपके फ्रंट साइड से लाइट आ रही है, ठीक है, तो आपके बैक साइड में जो है शेडो बनेगी। ट्रांसलूसेंट एंड transparent objects do not form shadows as they allow the light to pass through them. ट्रांसलूसेंट और जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी कोई शेडो नहीं बनती, क्योंकि उनमें से लाइट जो है वो पास कर जाती है। The size and the direction of the shadow change with the distance of the source of light and the direction of light. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जो साइज और डायरेक्शन है शेडो का वो चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होएगा? डिस्टेंस कितना है सोर्स ऑफ लाइट में और जो ऑब्जेक्ट है उसमें, या फिर डायरेक्शन क्या है लाइट की, इसके अकॉर्डिंग जो साइज और डायरेक्शन है शेडो की वो चेंज होती रहेगी। नाउ एक्टिविटी 1, it is given in your book. Please see in your book properly and do it at your home. Take a lighted candle, एक कैंडल जलाओ, a steel glass and place them as shows in the figure. जैसे फिगर में दिखाया है वैसे एक स्टील ग्लास लो, एक कैंडल लो, उसको प्लेस करो। Note the distance, the wall and the glass and measure the shadow. और नोट करो डिस्टेंस बिटवीन वॉल और ग्लास और वॉल के बीच में डिस्टेंस मेजर करो और उसी के हिसाब शेडो मेजर करो। देखो लाइट, फिर ग्लास, फिर जो वॉल है उस पे जो शेडो बनेगी। अगर आप ग्लास को आगे पीछे करोगे थोड़ा सा भी तो आप उसकी शेडो में डिफरेंसेस देख सकते हो। नाउ शिफ्ट द ग्लास एंड द कैंडल अवे फ्रॉम द वॉल। अब उस शिफ्ट करो ग्लास को कैंडल से पीछे की तरफ। द सेम ग्लास फॉर्म अ बिगर शेडो दिस टाइम। अब क्या करेगी वो ग्लास जो है बड़ी शेडो बनाएगी। दिस एक्टिविटी टेल अस दैट शेडो विल बी बिगर इफ द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स आर अवे फ्रॉम द स्क्रीन और वॉल ऑन विच दे आर फॉर्म। इससे क्या पता चलेगा कि शेडो ज्यादा बड़ी बनेगी जब चीजें जो वॉल है जिसपे जो स्क्रीन है जिसपे शेडो बनेगी उससे अगर दूर होगी। शेडो विल बी डार्कर इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज ब्राइटर। अगर सोर्स ऑफ लाइट ब्राइटर है, बहुत ज्यादा तेज है, ब्राइट है, तो जो शेडो है वो बहुत डार्क बनेगी। अगर थोड़ा लाइट है तो कम डार्क बनेगी। ऐसे ही सेम एक्टिविटी 2 है। दिस एक्टिविटी टेल अस दैट द शेडो आर फॉर्म्ड ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। जो शेडो है वो अपोजिट साइड बनती है सोर्स ऑफ लाइट के। प्लेस द कैंडल एज शोज इन द फिगर, सी वेयर शेडो फॉल्स। देखो शेडो कहाँ बनती है। देखो लाइट जहां पर है, ग्लास जहां पर है, लाइट जिधर से आ रही है उसके अपोजिट उल्टी तरफ शेडो बन रही है। नाउ ब्रिंग द कैंडल टू द अपोजिट साइड ऑफ स्टील ग्लास। अब दूसरी साइड ले आओ कैंडल को एंड सी वेयर द शेडो फॉल। अब देखो कि कहाँ शेडो बन रही है। दिस टाइम द शेडो फॉल ऑन द अपोजिट वॉल एज शोन अबव। जैसे एक साइड बन रही थी वैसे दूसरी साइड बनने लग जाएगी, अपोजिट साइड ही बनेगी। नेक्स्ट सन एंड शेडो। सन और शेडो। द लेंथ ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ सन ड्यूरिंग द डे। जो लेंथ है शेडो की वो डिपेंड करती है दिन के टाइम, जब दिन होती है उस टाइम सन के ऊपर डिपेंड करती है कि सन की कौन सी पोजीशन है। जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है, मॉर्निंग में जब सनराइज होता है तो हमारे
साइड में शेडो बनती है, ठीक है। जब आफ्टरनून में मतलब ऑपोजिट साइड ही जो है वो शेडो बनती है। और देखिए किस हिसाब से, किस लेंथ में शेडो बन रही है। अब जब आफ्टरनून में हमारे सिर के ऊपर धूप है तो हमारे आगे 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 शेडो बनेगी, ठीक है। और जब इवनिंग होएगी तब भी हमारे साइड में ही शेडो बनेगी। Observe your shadow on a bright sunny day at different times. अपनी shadow जब बहुत ही sunny day हो उस दिन difference करके देखना। In the morning and the evening your shadow will be longer as the sun is very far. आपकी जो shadow है वो longer होएगी क्योंकि sun बहुत दूर है। But in the midday जब 12 बजे तक का टाइम होएगा midday, तब आपकी शेडो जो होएगी वो छोटी हो जाएगी, बिकॉज जो सन है वो बहुत हाई है और हमारे सिर के बिल्कुल अबव होएगा, इस वजह से। A point source of light produce a completely dark shadow and the opaque object. एक टाइम पर जब लाइट का जो सोर्स है वो कंप्लीटली डार्क शेडो बनाता है ओपेक ऑब्जेक्ट के। A white source of light produce a shadow with an inside dark and outside light shadow. और जो बहुत बड़ा वाइट सोर्स ऑफ लाइट है जैसे सन है वो ऐसी शेडो बनाता है, या फिर जो आपकी ट्यूबलाइट से ऐसी शेडो बनाता है जो इनसाइड से डार्क होती है और आउटसाइड से लाइट होती है। जो डार्क पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं उम्ब्रा एंड द लाइटर पोजीशन इज कॉल्ड पेनम्ब्रा। ये देखिए इस पिक्चर में आपको अच्छे से शो किया हुआ है। देखो कैंडल की लाइट एक छोटी सी बॉल के ऊपर बन रही है, बॉल की जो बिल्कुल सामने एक शेडो बन रही है बॉल जितनी ही, वो बिल्कुल डार्क है। और उसके बाद जो शेडो बन रही है वो जो आपको व्हाइट कलर में दिख रही है वो बेसिकली व्हाइट नहीं है, थोड़ा सा ग्रेइश कलर है, ठीक है। मतलब लाइट बन रही है, लाइट शेडो बन रही है उसकी। तो जो ये बिल्कुल छोटी सी जो गोल बिंदु है वो उम्ब्रा है, मतलब डार्क शेडो। और उसके ऊपर जो लाइट शेडो है वो पेनम्ब्रा है, जो लाइट शेडो बनाती है। उम्ब्रा मतलब छाया और पेनम्ब्रा मतलब उपछाया। अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे। Our Earth has a companion revolving around it. Companion means होता है साथी, ठीक है। हमारी अर्थ के साथ एक साथी है जो उसके साथ रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, दैट इज सन। उसको सन बोलते हैं। इट इज स्मॉल हेवनली बॉडी, एक छोटी हेवनली बॉडी है, ओनली अबाउट 1/4 एज बिग एज द अर्थ। अर्थ का एक 1/4 पार्ट है सन, एंड इट्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ। और उस वहां पर जो ग्रेविटी है वो भी अर्थ से बहुत कम है, उसका 1/6 पार्ट है। अर्थ का 1/6 पार्ट ऑफ ग्रेविटी मून पर अवेलेबल है। द मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। स्पेस में, ठीक है, हमारा जो सबसे पास का पड़ोसी है दैट इज मून। इट इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। और ये हमसे कितना दूर है? 3,84,000 किलोमीटर हमसे दूर है मून। ये आपको मून के किसकी सरफेस की पिक्चर दिखाई गई है कि मून का सरफेस कैसा होता है। As the moon moves round the earth, the gravity force of the earth keep the moon in its orbit. Orbit होता है पथ, रास्ता जिसपे मून राउंड राउंड घूमता है अर्थ के चारों ओर। तो जो
अर्थ की ग्रेविटी फोर्स है वो मून को हेल्प करती है कि वो अपने ऑर्बिट में ही घूमे। ठीक है, मून और अर्थ आपस में टकराए ना। A smaller heavenly body that revolves around our planet is known as satellite। जो छोटी हेवनली बॉडी है, अंतरिक्ष की जो बॉडीज हैं, ठीक है, हेवनली बॉडीज, अगर कोई छोटी सी बॉडी हमारे प्लैनेट के चारों ओर घूमती है, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट, उसे सैटेलाइट बोलते हैं। द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। और जो मून है वो अर्थ की एक लौती नेचुरल सैटेलाइट है। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। देन वाई डज द मून शाइन। तो मून शाइन क्यों करता है? इट एक्ट एज अ ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा मिरर। ये मून जो है वो एक बहुत बड़े मिरर की तरह एक्ट करता है। द मून रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट इट टू द अर्थ। मून जो है वो रिसीव करता है लाइट, सनलाइट, सन से लाइट रिसीव करता है और उसी को रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पर। द सरफेस ऑफ द मून इज नॉट इवन। सरफेस जो है मून का वो इवन नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ ग्रे रॉक्स एंड पाउडरी रॉक डस्ट। ये ग्रे रॉक से मिलके और पाउडरी रॉक्स की डस्ट, जैसे मतलब रॉक टूट टूट के पाउडर बन जाते हैं ना, वो उससे बना हुआ है। दे आर रफ माउंटेन्स एंड ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ राउंड बिट कॉल्ड कैटोस। वहां पर जो माउंटेन्स हैं वो भी बहुत ही रफ हैं और छोटे छोटे पिट्स मतलब खड्डे खड्डे हैं जिन्हें कैटरर्स बोलते हैं। ठीक है, वो कैसे दिखते हैं? जैसे कि एक कटोरे की तरह ना, जैसे कटोरे की तरह एक खड्डा होता है, एक कटोरे जैसे खड्डा है, फिर थोड़ा सा आगे जाओ एक कटोरा जैसा खड्डा है, इस तरीके के दिखते हैं। The cataracts are believed to be made by chunks of rock that smash into the moon like bullets। और जो कैटरर्स हैं ये माना जाता है कि ये कैसे बने, जैसे हेवनली बॉडीज जो घूम रही होती है, रॉक्स अपने स्पेस में हैं, वो जैसे बुलेट आती है गोली की तरह, सॉरी गोली निकलती है ना और कहीं से टकरा जाती है तो एक खड्डा सा बन जाता है वहां पर। तो ऐसे ही कोई रॉक मून पे टकरा गया तो एक खड्डा सा बन गया। तो ये माना जाता है कि क्रैटर्स जो हैं वो कोई रॉक के टकराने से मून पर बने हैं। सच रॉक्स आर कॉल्ड मेट्रोइड्स। ऐसे रॉक्स को क्या बोलते हैं? मेट्रोइड्स बोलते हैं। उल्का उल्का पिंड जो घूमते रहते हैं ना अंतरिक्ष में, मेट्रोइड्स। नाउ वी आर गोइंग टू रीड फेसिस ऑफ मून। मून के फेसिस के बारे में पढ़ेंगे। मून्स अपीयर टू चेंज इट्स शेप बट इन रियलिटी इट इज ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। हमें दिखता है कि मून की शेप चेंज हो रही है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में जैसे वो मून जो है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड में, तो इस वजह से उसकी शेप हमें डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देती है। When the position of moon changes, it appear to change its shape। जैसे जैसे मून की पोजीशन चेंज होती है घूमते वक्त, वैसे वैसे हमें लगता है कि उसकी शेप चेंज हो रही है, बट उसकी रियलिटी में शेप चेंज नहीं होती है। The changing shape of moon as seen from the earth are called phases of the moon। हम जब अर्थ की तरफ से देखते हैं मून की तरफ, तो जो उसकी शेप चेंज होती है हमने उनका नाम दिया है फेसिस ऑफ द मून। मून के फेसिस। द डिफरेंट फेसिस ऑफ द मून आर, मून के जो डिफरेंट डिफरेंट फेसिस हैं वो हैं न्यू मून, क्रिसेंट मून, हाफ मून, गिब्रस मून एंड फुल मून। ये सारे मून के फेसेस हैं।
इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। When the moon comes between the earth and the sun, जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, we cannot see the moon at all, तब हम मून को बिल्कुल भी नहीं देख पाते, because the disk of moon illuminated by the sun is not facing the earth, क्योंकि बेटा जो सन है, सन की इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि उसके सामने जो मून है वो झिलमिलाता हुआ हमें दिखता ही नहीं है, जगमगाता हुआ हमें दिखता ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड न्यू मून, इसको कहलाता है ये न्यू मून, जब हमें मून दिखाई नहीं देता। पूरे मंथ में एक बार ही ऐसा डे आता है जिस दिन हमें मून दिखाई ही नहीं देता। इट इज कंप्लीटली डार्क इन द न्यू मून नाइट, न्यू मून नाइट वाले दिन कंप्लीटली डार्क होता है, हमें मून की लाइट नहीं मिलती है। When we see only a small sunlit portion of a moon surface, it is called crescent moon। जब हम एक छोटा सा पार्ट, बिल्कुल जैसे हम ड्राइंग में बनाते हैं ना, एक चांद, छोटा सा चांद का टुकड़ा सा, है ना, वो कहलाता है हमारा क्रिसेंट मून। When we see half disk of moon, that is called half moon। जब हमें half moon दिखाई देता है तो हम उसको half moon बोलते हैं। When we see more than half of the moon, it is called gibbous moon। जब हमें half moon से ज्यादा मून दिखाई देता है तो हम उसको बोलते हैं gibbous moon। When we see complete moon, it is called full moon। जब हम पूरे मून देखते हैं तो उसको full moon बोलते हैं। When the size of the moon's lighted proportion is increased, it is called waxing। जब जो लाइटिंग पोर्शन है मून का, जब छोटे से मून बड़ा हो रहा होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग। उसको क्या बोलते हैं? वैक्सिंग। जब छोटा मून होता है और उससे बड़ा हो रहा होता है मून, उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग। आफ्टर फुल मून डे, जब फुल मून डे हो गया, द साइकिल बिकम्स रिवर्स, तब वो साइकिल दोबारा से रिवर्स हो जाएगी, फिर दोबारा से चंद्रमा हमें छोटा दिखने लगेगा। द साइज ऑफ द लाइटिंग पोर्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा अगेन, एंड अपीयर्स एज गिबुलस मून, हाफ मून, क्रेसेंट मून एंड न्यू मून रिस्पेक्टिवली। तब ये जो चक्कर है हमारा उल्टा चलेगा, पहले गिब्रियस मून आएगा, फिर हाफ मून आएगा, फिर क्रेसेंट मून आएगा और फिर न्यू मून आएगा। द डिक्रीजिंग साइज ऑफ द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड वेनिंग। जब जो मून का फुल मून से छोटे होने वाला पार्ट कहलाता है वेनिंग। जब छोटा मून है उससे बड़ा होता है तो वैक्सिंग, जब बड़े से छोटे की तरफ आता है तो वेनिंग। ये देखो बेटा, इस पिक्चर से आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। न्यू मून वाले दिन देखो मून है ही नहीं बिल्कुल आपके राइट हैंड साइड में। फिर उसके बाद एक छोटा सा मून हमें दिखाई दिया, जिसको हम बोलते हैं क्रेसेंट मून। उसके बाद हाफ मून दिखाई दिया, फिर हाफ मून से ज्यादा मून, गिब्बस मून, फिर फुल मून। उसके बाद दोबारा ये चक्र उल्टा चल रहा है, फिर उसके बाद गिब्बस मून आ गया, हाफ मून आ गया, फिर क्रेसेंट मून आ गया और फिर दोबारा न्यू मून, ठीक है। ये पोजीशंस हैं चंद्रमा की फेसेस ऑफ मून, जिन्हें हम फेसेस ऑफ मून कहते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द मोस्ट फेमस कॉमेट इज हेली कॉमेट। इट्स लुक लाइक अ स्टार विद अ टेल। इट्स अपीयर वंस इन एवरी 76 years। नाउ बेटा, इट्स टाइम फॉर होमवर्क।
Answer the following question. How are shadows formed? List the features of the surface of moon. What are opaque objects? Give two examples. You have to write these answers in your notebook and click the picture and send it on my email ID. Okay, beta, please come on your query class because today we are going to do many activities in our live class. Okay, beta, bye bye. Have a nice day.